हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम कैटालिसिस की जो मैकेनिज़्म होती है वो कैसे होती है। ठीक है। और हमने कैटालिसिस की मैकेनिज़्म भी स्टडी की थी। हमने ये देखा था कि एक कैटालिस्ट कैसे अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है और सरफेस के ऊपर क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे और उस एड्जॉर्प्शन की वजह से कुछ हीट रिलीज़ होगी और जो हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज़फुल होती है। इस तरह से क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलोइड होते हैं और वो कोलोइड होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लास्ट लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके। नाउ आज हम इस चैप्टर का सरफेस केमिस्ट्री का अभी तक हमने एक पार्ट कवर कर लिया है जो हमारा पार्ट था एड्जॉर्प्शन, और हमने एड्जॉर्प्शन थ्योरी समझ ली कि एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है। हमने मैकेनिज्म थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन सीखा। हमने फिर उसके बाद ये देखा कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट कैसे अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। फिर हमने एंजाइम कैटालिसिस सीखा, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं उन कैटालिस्ट को क्या कहते हो आप, एंजाइम कहते हो। और वो कैटालिस्ट जो एंजाइम कैसे वर्क करते हैं हमने वो सब भी स्टडी कर लिया है। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट आपका? सेकंड पार्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या आपका? कोलोइडल सॉल्यूशन एंड कोलोइड्स। देखिए टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। आपने 9th क्लास में इसको वैसे पढ़ लिया है, कोलोइडल क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं अपन। आपके पास मान लीजिए 3 कंटेनर है। एक है ए कंटेनर, एक बी कंटेनर है और एक सी कंटेनर है। तीनों कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है आपके पास। तीनों कंटेनर में क्या प्रेजेंट है आपके पास? वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। तीनों कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। अब अब क्या होगा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कंटेनर जो मेरा है उसमें मैं NaCl को ऐड कर रहा हूँ, मेरा NaCl सॉल्ट को, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको ऐड कर रहा हूँ। सेकेंड जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं मिल्क ऐड कर देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करता हूँ। और जो थर्ड मेरा कंटेनर है उसमें 1 स्पून क्या ऐड कर देता हूँ, मैं डस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मिट्टी ऐड कर देता हूँ। तो अब हुआ क्या, होगा क्या इसमें देखिए। अगर मैं फर्स्ट कंटेनर को देखता हूँ, फर्स्ट कंटेनर में जैसे मैंने वाटर ऐड किया है उसके अंदर मैंने NaCl वाटर के साथ NaCl ऐड किया है। इस कंटेनर को अच्छे से आप स्टीर करो। ठीक है, अच्छे से हिलाओ। आप स्टीर करोगे तो कुछ टाइम आप देखोगे कि आपका सारा सॉल्यूट पार्टिकल, जो आपका NaCl है सॉल्यूट पार्टिकल, वो सारा क्या है, पूरा डिजोल्व हो चुका है। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन बना है ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा आपका? ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, उसे क्या कहते हो आप? ट्रू सॉल्यूशन कहते हो। ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट हमारा कंटेनर। नाउ सेकंड कंटेनर है, उसमें है हमने क्या ऐड किया है? मिल्क ऐड किया है। और थर्ड कंटेनर में क्या ऐड किया हमने? डस्ट ऐड की है। अब जब आप सेकंड कंटेनर को देखते हो तो सेकंड कंटेनर को अगर आप देखो ध्यान से तो आपने अगर एक घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हो, एक ग्लास लो उसमें वाटर लेके मिल्क ऐड करो। तो मिल्क जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे तो मिल्क और वाटर पूरा एक दूसरे में मिसिबल हो जाता है, लेकिन आप इन दोनों के पार्टिकल को इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिए, अगर आप मिल्क और वाटर में ऐड कर देते हो तो मिल्क और वाटर को ऐड करने के बाद उसे स्टीर कर दीजिए तो मिल्क और वाटर पूरा एक दूसरे में मिसिबल हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या लगेगा हमें? हमें लगेगा कि पूरा मिल्क हो गया है। ठीक है, पूरा वाटर मतलब जो पूरा कंटेनर है वो किसका हो गया है? मिल्क का हो गया है। ठीक है। तो लेकिन लेकिन क्या होता है, उस कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जहां पर आपको पता है कि हाँ इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड है और दोनों अलग अलग है, लेकिन आप उनके पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हो आप? कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हो। क्या कहते हो? कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है। और एक कंटेनर आपके पास जहां पर आपने वाटर के साथ क्या ऐड किया है? डस्ट ऐड की है। इसमें आप इजीली देख के बता सकते हो कि हाँ ये मेरा डस्ट का पार्टिकल है और ये मेरा वाटर का पार्टिकल है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं इन्हें क्या कहते हो आप? सस्पेंशन कहते हो। क्या कहते हो? सस्पेंशन कहते हो। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने 9th क्लास में सब कुछ पढ़ रखा है ये क्या होता है। हमारा जो मेन टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन है आज के लेक्चर का। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन
जहाँ पर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, नेकेड आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों अलग अलग है। तो ऐसा सॉल्यूशन कौन होता है? आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और भी एक्टिविटी है, आप आप क्या कर सकते हो, आप वाटर के अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दो, ठीक है, कॉर्नफ्लावर होता है, आप फ्लोर, वो फ्लावर नहीं सॉरी फ्लोर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दो, तो वो भी क्या होगा, कॉर्नफ्लोर के जो पूरा जो आपका वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्कीनेस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, आप पानी लो, पानी के अंदर आलू डाल दो, ठीक है, आलू डाल दो थोड़ी देर के लिए, और 10 मिनट बाद उसको वहां से निकाल दो। आप देखोगे तो पानी का कलर जो पहले ट्रांसपेरेंट था वो अब थोड़ा मिल्कीनेस हो गया है। तो ये मिल्कीनेस कहाँ आया है, कैसा आया है कि जो आपका वो आलू के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था वो क्या हो चुका है, अब इस सॉल्यूशन के इस वाटर के अंदर क्या हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है। तो इस वजह से क्या है, मिल्कीनेस आया। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मिल्कीनेस जो कलर आपको मिला है जब आपने वाटर के अंदर आलू को डाला और उसे बाहर निकाल दिया, वहाँ पर जो आपको मिल्कीनेस कलर मिला है वो आपको पता है कि वो आलू में प्रेजेंट स्टार्च की वजह से मिला है, लेकिन आप स्टार्च के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सॉल्यूशन कौन होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये एक तरह के हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। मतलब कि आपने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तब तब क्या हुआ, जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, सॉल्यूट पूरा का पूरा सॉल्वेंट के अंदर जाके डिजोल्व हो गया, और जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उस सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को देख नहीं पा रहे हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, और सारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या है, एक ही फेज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलर फेज कौन सी प्रेजेंट है, लिक्विड ही फेज प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। तो ऐसा जो सॉल्यूशन जहां पर एक ही फेज प्रेजेंट होती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हो आप, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहते हो। हिट्रोजीनियस में क्या होगा, हिट्रोजीनियस में मतलब कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो फेज होती है वो सिमिलर नहीं होती, उन्हें क्या कहते हो आप, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हो। देखने पे आपको तो यही लगेगा कि वाटर और मिल्क एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यहाँ तो सेम फेज है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू जब इस सॉल्यूशन को चेक करते हो तो आपको वाटर का पार्टिकल और मिल्क के पार्टिकल अलग अलग इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। और सस्पेंशन में क्या हो रहा है, इजीली आप देख सकते हो नेकेड आइज के थ्रू कि हाँ, यहाँ पर मेरा डस्ट का पार्टिकल मूव कर रहा है और यहाँ पर मेरा वाटर का पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, और इसी को क्या कहते हैं, कोलोइड्स भी कहते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके अंदर कैसे कैसे प्रॉपर्टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देखिए कुछ मैंने एक टेबल लेके आया हूँ, टेबल इसके ऊपर बेस है कि आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है, स्मॉल होती है। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से भी स्लो होती है। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल की साइज की रेंज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। और जो सस्पेंशन होता है उसमें 1000 नैनोमीटर से भी बिगर साइज के पार्टिकल की साइज होती है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज के बेसिस पे। अगर 1 नैनोमीटर से स्मॉल साइज है तो ट्रू सॉल्यूशन है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज है तो वो कोलोइडल है। एंड 1000 नैनोमीटर से बिगर साइज है अगर पार्टिकल की सॉल्यूट की, तो वो कौन है, सस्पेंशन है। फिर सेकेंड है नेचर, नेचर के ऊपर। तो ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। एंड कोलोइडल क्या होता है, कैसे होते हैं, कोलोइडल और सस्पेंशन दोनों हिट्रोजीनियस होते हैं। फिर है विजिबिलिटी। तो ट्रू सॉल्यूशन में जब आपने कंटेनर में वाटर के अंदर NaCl ऐड किया, वाटर के अंदर NaCl ऐड किया, तो आप इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या इजीली इसके अंदर देख सकते हो क्या, इसके पार्टिकल को इजीली देख पाओगे क्या, आप नहीं देख सकते। तो मतलब कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं है, इवन वो माइक्रोस्कोप के थ्रू भी विजिबल नहीं है, ठीक है। आजकल के तो वैसे बहुत अच्छे अच्छा
माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ऐसे जिसके थ्रू आप ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज देख सकते हो। लेकिन एक जनरल सी बात करें तो नेकेड आइज से और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम पार्टिकल की साइज यहाँ पर नहीं देख सकते। लेकिन लेकिन जो आपका कोलोइडल है उसमें आप विजिबल तो नहीं कर सकते हो नेकेड आइज के थ्रू, आप आइज के थ्रू तो नहीं देख सकते, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के अंडर में आप पार्टिकल की साइज को, पार्टिकल को विजिबल कर सकते हो। एंड सस्पेंशन को आप नेकेड आइज से भी देख सकते हो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। तो ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंशन को भी आप फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं कर सकते हो, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू आप इजीली फिल्टर कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू आप इजीली फिल्टर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम इजीली यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में ही बताया था, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ा था और ऑस्मोटिक प्रेशर हमने टॉपिक पढ़ा था, तब हमने बात करी थी मेम्ब्रेन के ऊपर कि ऐसे बहुत सारे मैंने 4-5 मेम्ब्रेन का एग्जांपल दिए थे जो यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट आउट करने के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। फिर आप सस्पेंशन में आपका जो डस्ट थी उसको इजीली आप फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो सकता है। फिर बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ग्रेविटी के अंडर, उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल नहीं होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। तो आपको पता चलता है इससे कि आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर आप देखोगे जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो क्या ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद ग्रेविटी की वजह से आपके सॉल्ट पार्टिकल सारे नीचे आकर बैठ गए? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पर सेटलिंग पॉसिबल नहीं है सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन में। लेकिन डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी बट सेटल्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है वो ग्रेविटी के अंडर तो सेटल नहीं हो सकता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू सेटल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मिल्क का ग्लास लो, मिल्क का ग्लास पानी लो, पानी में थोड़ा मिल्क ऐड कर दो और उसको आप थोड़ी देर के लिए रख लो, तो ऐसा नहीं होता है कि मिल्क के पार्टिकल सारे सेटल डाउन हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप इजीली सेटल्ड कर सकते हो, मिल्क के पार्टिकल भी इजीली अलग निकाल सकते हो। फिर जो आपका सस्पेंशन होता है वो ग्रेविटी की वजह से सेटल्ड हो जाते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, जो आपका डस्ट पार्टिकल है वो आफ्टर सम टाइम के बाद ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से क्या हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, सारे डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इन तीनों के अंदर आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। आई होप आपको ये डिफ्रेंशिएट समझ में आया होगा और आपने ये वैसे 9th क्लास में भी स्टडी किया है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा कोलोइड्स, कि कोलोइड्स आखिर होते क्या है। हमारा मेन चैप्टर क्या है आज, कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर ही है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, कोलोइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं कोलोइड्स? दीज आर द heterogeneous मिक्सचर इन विच वेरी फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल की साइज कितनी होगी, साइज रेंज होगी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। इस रेंज के पार्टिकल्स क्या होंगे, ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स इनटू अनदर सब्सटेंस। देखिए वापस पढ़िए, कोलोइड्स क्या होते हैं, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें क्या होता है वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने वाटर लिया, वाटर का कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने वाटर लिया और इसमें जैसे ही आपने आपने मिल्क ऐड किया तो मिल्क के पार्टिकल क्या करेंगे, मिल्क पूरे में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। मिल्क क्या करेगा, मिल्क पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सब्सटेंस क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली जाके डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स होना मतलब कि फैल जाना पूरे के अंदर जाकर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हो, कोलोइड्स कहते हो। और बहुत बहुत खास चीज, जो सब्सटेंस डिस्पर्स होने वाला है, उसको कहते हो डिस्पर्स फेज। क्या कहते हो, डिस्पर्स फेज। और जिसके अंदर जाके ये मिल्क डिस्पर्स होने वाला है, उसको क्या कहोगे, उस वाटर को क्या कहोगे आप, डिस्पर्जन मीडियम कहोगे। तो आज से आपको याद रखना है कोलोइडल के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। जैसे कि जो हमारा मिल्क है वो जाकर वाटर के अंदर पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है, तो मिल्क क्या हमारा डिस्पर्स फेज है। और जिस वाटर के अंदर जाके वो डिस्पर्स होने वाला है, उस वाटर को क्या कहोगे आप, डिस्पर्जन मीडियम। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। और एक तरीका है,
डिस्पर्स फेज को आप बोल दो सॉल्यूट और डिस्पर्सिव मीडियम क्या बोल दो सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज होता है, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट को क्या बोलोगे यहाँ पर कोलोइडल के अंदर डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को क्या बोलोगे यहाँ पर कोलोइड के अंदर डिस्पर्जन मीडियम। तो आज से आपको ये याद रखना है कि अगर हम सॉल्यूट की बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो हम किसकी बात करें, डिस्पर्स फेज की बात करें, और हम सॉल्वेंट की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपको क्या समझना है, डिस्पर्जन मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोलोइड्स क्या होते हैं, और इसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को नए नाम दिए गए। सॉल्यूट को दिया है डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट को क्या नाम दिया है, डिस्पर्जन मीडियम। अब आगे मूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन कॉलोइड्स का क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है, इन कॉलोइड्स का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 3 तरह के हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 सीखते हैं। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डीपी मतलब कि डिस्पर्स फेज, डीएम मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस के अंडर हमने क्या कर रखा है, कॉलोइड्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्पर्स फेज, यहाँ पर सारी हमारी डिस्पर्स फेज होगी, यहाँ पर होगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब कि आपका सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब आपका सॉल्वेंट। यहाँ पर नेम ऑफ कॉलोइड्स होंगे कि कैसे कैसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम ब्लू में, तो कॉलोइड्स के नाम क्या हो सकते हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर तो आई होप आपको ये अच्छे से मैं समझा पाऊँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है। देखिए ये तीनों तरह के हो सकते हैं, तो हमने एक बार तीनों लिख दिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है, डिस्पर्स फेज किसके हैं, सॉलिड के। एक बार सॉलिड को हमने ऐड किया है सॉलिड के अंदर ही। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारा, सॉलिड को हमने किसके अंदर ऐड किया है, सॉलिड को हमने ऐड किया है सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो सॉलिड क्या है, फर्स्ट सॉलिड क्या है, डिस्पर्स फेज है, और दूसरा सॉलिड क्या है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो सॉलिड को सॉलिड के अंदर ऐड किया, तो इस तरह के जो कॉलोइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हो, सॉलिड सोल बोलते हो। क्या बोलते हो, सॉलिड सोल बोलते हो। आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, सॉलिड को सॉलिड के अंदर ऐड करने पर क्या बनते हैं, आपके जो कॉलोइड बनते हैं, कॉलोइड का नाम क्या होता है, सॉलिड सोल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल है जेमस्टोन और कलर्ड ग्लासेस। जेमस्टोन मतलब क्या, आपने देखे होंगे एक्वेरियम देखा होगा, तो उसमें कलर्ड पत्थर पड़े रहते हैं कुछ अलग से। ठीक है, एकदम कलरफुल पत्थर होते हैं, मिक्स मिक्स कलर होते हैं, 2-3 कलर एक ही पत्थर के अंदर मिक्स होते हैं, तो उसे क्या बोलते हो आप, जेमस्टोन कहते हो। ठीक है, और कलर्ड ग्लासेस भी आपने देखे होंगे ऐसे। तो जितने भी ये कलर्ड ग्लासेस और ये जेमस्टोन होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड का सॉलिड के अंदर मिक्सचर होता है, कोलोइडल मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, सॉलिड सोल बोलते हो। फिर हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड कर दिया। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड करना बहुत अच्छी चीज़ है। इसे क्या बोलते हैं, इस तरह के कोलोइड को क्या नाम देते हो आप, लिक्विड सोल नाम देते हो। क्या नाम देते हो, इस तरह के कोलोइड को लिक्विड सोल नाम देते हो। ठीक है, याद रखना, जब सॉलिड को सॉलिड के अंदर ऐड किया तो क्या बोला, सॉलिड सोल बोला। जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड किया तो क्या बोला, लिक्विड सोल बोला। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है पेंट्स एंड सेल्फ फ्लूइड्स। ठीक है, देखो पेंट्स कैसे होते हैं, पेंट्स आपने देखा होगा जो आप एशियन पेंट और सारा लाते हो, जैसे आपने डिस्टिम्बर देखा होगा, अगर डिस्टिम्बर के बारे में आपको नॉलेज हो, नहीं तो आप घर पे पूछ सकते हो अपने फादर से डिस्टिम्बर के बारे में अगर नॉलेज हो, नहीं नहीं हो तो। डिस्टिम्बर क्या होता है, एक ऐसे पाउडर टाइप ही होता है। ठीक है, पाउडर टाइप होता है, एक पैकेट आता है उसका, लोकल अगर डिस्टिम्बर लेके आते हो तो एक पाउडर टाइप पैकेट आता है। उस पैकेट को क्या करते हो आप, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो। तो वाटर क्या था आपका, लिक्विड था, तो आपका डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, और जिस डिस्टेम्बर को आपने ऐड किया है वो क्या हो गया, आपका डिस्पर्स फेज हो गया, वो कौन हो गया, सॉलिड हो गया। जब आपने सॉलिड को आपका डिस्टेम्बर को आपने वाटर के अंदर ऐड किया और उसे अच्छे से शेक किया, तो क्या बना देगा, एक लिक्विड सॉल्व बना देगा, जिसे आप एज अ पेंट की फॉर्म में यूज करते हो। या फिर आप कितने भी सारे जो पेंट लेके आते हो मार्केट से, आप जो पेंट्स खरीदते हो उसके अंदर होता क्या है, लिक्विड सब्सटेंस सॉल्वेंट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट सारा कौन होता है, लिक्विड होता है। और उसके अंदर कलर कंपोनेंट को, सॉलिड कलर कंपोनेंट को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं। ठीक है, पेंट। सेल फ्लूइड्स, सेल फ्लूइड्स मतलब कि आपकी बॉडी के सेल के अंदर जो भी फ्लूइड्स हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल, जो भी कंपाउंड फ्लूइड्स हो रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरह के लिक्विड सॉल्व के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सॉलिड को आपने किसके अंदर ऐड किया, आप गैस के अंदर ऐड किया है। अब देखिए गैस क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना, गैस क्या आपका सॉल्वेंट मीडियम है। ठीक है, सॉल्वेंट मीडियम मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम है, और सॉलिड क्या है आपका, डिस्पर्स फेज मतलब आपका सॉल्यूट है। मतलब कि गैस के अंदर सॉल्यूट, सॉलिड को ऐड करना है।
तो इस तरह के कोलिड का नाम क्या होता है, एरोसोल होता है। इस तरह के कोलिड का नाम क्या होता है, एरोसोल होता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कुछ लोग स्मोक करते हैं, तो जो स्मोक करने के बाद उसका जो धुआं निकलता है, तो आपने देखा होगा ध्यान से, उसके अंदर क्या होता है, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। जब स्मोक करने के बाद उसको, सिगरेट को लोग स्मोक करते हैं और बाद में उसको जो आगे का जो कचरा होता है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, पीछे से वैसे ठपकारते हैं स्मोक सिगरेट के ऊपर। तो जो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, घूमने लगते हैं वो। ठीक है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल डस्ट, आपने देखा होगा कि टिंडल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे एक रूम में अंधेरा है और कहीं से रोशनी आ रही है, तो वहां पर आप रोशनी में देख सकते हो कि कुछ डस्ट पार्टिकल, फाइन पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वहां पर पूरे के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, पूरे रूम में ये उड़ रहे हैं इधर उधर। तो क्या है, गैस के अंदर क्या है, डस्ट का कोलिडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। फिर फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, अब है हमारा लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड को क्या किया हमने, सॉलिड के अंदर ऐड किया है। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड को ऐड करना है, इसे क्या बोलते हो आप, जेल बोलते हो। क्या बोलते हो, इस तरह के सॉलिड का नाम क्या है, जेल है। ठीक है, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या है, बटर, चीज, जेलीज। ठीक है, जितने भी आपने जेलीज खाई होगी, बटर देखा होगा, चीज है, तो ये सारा क्या है, सॉलिड के अंदर लिक्विड क्या है, ऐड होते हैं। ठीक है, तो बटर चीज़ ने ये क्या होता है, आपने देखा होगा बटर और चीज़ होते तो पूरा सॉलिड हुई होता है। ठीक है, आप जब बटर लेके आते हो मार्केट से, ठीक है, तो वो पूरा सॉलिडिफाइड होता है क्योंकि वो ठंडा किया गया है। लेकिन जब उसे मेल्ट करते हो आप, तो वो मूवमेंट करने लगता है, फ्लो करने लगता है। फ्लो किसकी वजह से करने लगता है, वो इस लिक्विड की वजह से करने लगता है। तो ये सारी इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको आप याद रखते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, फिर है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसे क्या बोलते हो, इमल्शन बोलते हो। ठीक है, ये आपने डेली लाइफ में हजारों बार यूज किया होगा इमल्शन का। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, मिल्क। मिल्क भी क्या है, एक इमल्सन है। ठीक है, जैसे मिल्क क्या है, मिल्क को आप वाटर के अंदर ऐड कर दो तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया ये भी। तो इसी कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। या फिर ऑयल इन वाटर, ऑयल भी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर के साथ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये भी इसका अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर आप मेडिसिन लेके आते हो, जो भी आप मार्केट से मेडिसिन लेके आते हो, जैसे कप सिरप लेके आए तो वो भी क्या एक लिक्विड फॉर्म में होता है पूरा। तो उसमें होता क्या है, उसमें भी लिक्विड ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी 2 से 3 लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर हो जाए, तो वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन का, इमल्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ उसके बाद है लिक्विड इन गैस। लिक्विड को किसके अंदर ऐड करना है, गैस के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास जब लिक्विड को गैस के अंदर ऐड किया जाता है इस तरह के कोलोइड्स, क्या नाम होता है, एरोसोल होता है। क्या नाम होता है, एरोसोल। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने जब सॉलिड को गैस के अंदर ऐड किया तो उसे क्या बोला, एरोसोल। और गैस को भी, सॉरी, लिक्विड को भी जब गैस के अंदर ऐड किया जाएगा तब क्या बोलोगे, इसे एरोसोल बोलोगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट को ना यहाँ पर गैस है, इसलिए क्या नाम दिया गया है, एरोसोल नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसका अच्छे से एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, तो आपने देखी होगी मिस्ट, जो ठंड के टाइम में फॉग जो गिरता है, क्या कहते हैं आप, कोहरा, कोहरा। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, आप देखो उस कोहरे में आप बादल टाइप आते हो, उसमें हाथ फेरो, हाथ अगर आप मतलब घुमाते हो अपना, तो क्या होता है, आपके हाथों में पूरा पानी पानी आ जाता है। तो वो कहाँ से आया, तो क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या, पूरे वहाँ पे कोहरे में क्या हो रही है, फॉग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसे आप मिस्ट कहते हो, फॉग कहते हो। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। अब क्या है, गैस इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर गैस को ऐड करना है, इसे क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्व बोलोगे। इसका अच्छा एग्जांपल है, आप स्पॉन्ज ले आओ। स्पॉन्ज अगर आपने देखा हो, स्पॉन्ज नहीं समझते हो तो आप सीट कवर ले लो। सीट के अंदर का जो फोम होता है ना, उस फोम को देखो, उस फोम के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे ही उस फोम को आप कंप्रेस करते हो तो उसमें से कुछ एयर एयर बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है। तो हवा आई कहाँ से, तो स्पॉन्ज के अंदर जो पोर्स है वहां पर क्या हुई, एयर पार्टिकल्स क्या हो गए, जाके वहां पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो जैसे ही आपने स्पॉन्ज को, उस फॉर्म को आपने कंप्रेस किया, तो एयर पार्टिकल क्या होगी, वापस बाहर निकलेगी। तो ये उसका एग्जांपल हो सकता है सॉलिड के अंदर गैस का, इसे क्या बोलते हैं आप, सॉलिड सॉल्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर किसको ऐड करना है, गैस के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है सोप बबल। ठीक है, इसे इस तरह के कॉलिड को क्या बोलते हैं, फोम बोलते हो। और इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सोप बबल। आप जब सोप को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वहां पर बबल क्रिएट होती है। तो बबल में क्या होती है, वहां पर क्या हुआ, लिक्विड ही होगी। तो सॉरी, उस बबल में क्या होगा, गैस होगी, गैस की वजह से बबल फॉर्म हुआ। तो अच्छा सा एग्जाम्पल है क्या, लिक्विड के अंदर गैस। ठीक है, और इसे आप जनरली फ्रोज भी बोल सकते हो, जिससे जाग आपके जो क्रिएट होते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, गैस क्या हो रही है, लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो चुकी है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, इन सबको आपने कोलोइडल सॉल्यूशन किया कि आपने डिफरेंशिएट किया। आपको एक और चीज लग रही होगी कि सर ने गैस इन गैस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने गैस को गैस के अंदर क्यों ऐड नहीं किया।
तो बेटा ध्यान रखना कि गैस और गैस मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। जो गैसियस मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। वहां पर आप गैस पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। और वो एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन है, वो क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। अब सिर्फ हमें क्या करना है, डिस्पर्स फेज की जो आपका सॉल्यूट है उसकी पार्टिकल की साइज के बेसिस पे हमें क्या करना है, उसको कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत अच्छा है ये टॉपिक, देखिए ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्या है आपके पास, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। क्या होता है, मैं एक ही बार में समझा देता हूँ। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं, एक अकेला पार्टिकल, कोई एक अकेला मॉलिक्यूल है। एक अकेला मॉलिक्यूल तो कोलोइडल साइज की रेंज का नहीं हो सकता, ठीक है। एक अकेला मॉलिक्यूल कोलोइडल साइज की रेंज का नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होके, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होते अगर जाए तो क्या बना सकते हैं, कोलोइडल रेंज की साइज का पार्टिकल फॉर्म कर सकते हैं। और इसी को क्या बोलते हो आप, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हो। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे मल्टी मोलिक्यूल्स क्या हुआ, आपस में कोलोइड हुए, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स बोलते हो। तो यही है कि एक अकेला पार्टिकल तो कोलोइडल पार्टिकल की साइज की रेंज का नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे बहुत सारे पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में कोलोइड होते हैं। मल्टी मोलिकुलर्स आपस में कोलोइड होते हैं और एक ऐसे पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं जो कोलोइडल साइज के पार्टिकल की रेंज का हो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हो आप, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलते हो। यहाँ पर थ्योरी मैंने यही लिखा है, आप रीड कर सकते हो थ्योरी और नोट डाउन दिस थ्योरी। एग्जाम्पल क्या है, सल्फर सोल। सल्फर सोल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि S8 मॉलिक्यूल होता है, सल्फर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, S8 मॉलिक्यूल होता है। इसकी इस तरह से शेप होती है सल्फर की, ठीक है। जो सारे एजिस पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे यहाँ पर क्या होते हैं, सल्फर होते हैं। तो एक सल्फर मॉलिक्यूल आपका, एक सल्फर मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल आपका कोलोइडल पार्टिकल की रेंज का नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे S8 मॉलिक्यूल आपस में कोलोइड होते जाएंगे और क्या बनाएंगे, कोलोइडल साइज की रेंज का एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे क्या बोलोगे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि एक अच्छा सा नोट है, इन दिस कोलोइडल पार्टिकल, मतलब कि इसका जब सल्फर का सोल बनेगा, सल्फर के बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कोलोइड होकर एक कोलोइडल रेंज की साइज की रेंज का पार्टिकल बनाएंगे, उसे क्या बोलोगे, सल्फर का सोल बोलोगे। तो ये जो सल्फर का सोल होगा उसमें अराउंड 100 सल्फर मॉलिक्यूल, अराउंड 100 सल्फर मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, कोलोइड हो सकता है, आपस में इकट्ठे एग्रीगेट हो सकते हैं। और भी अच्छा एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, आप क्या ले लो, गोल्ड ले लो, क्या ले लो, गोल्ड के पार्टिकल को ले लो। गोल्ड के पार्टिकल क्या हो जाए, पूरे पानी के अंदर पानी में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। गोल्ड के पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो जाए, पूरे वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो भी क्या बन सकता है, गोल्ड का सॉल्व बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। देखो नाम में क्या है, मैक्रोमोलिकुलर, ठीक है। तो वेट, हाँ, पहले था मल्टीमोलिकुलर, अब क्या है, मैक्रोमोलिकुलर। तो मैक्रोमोलिकुलर का मतलब क्या होगा, देखिए डायरेक्ट समझ लीजिए, एक ऐसा पार्टिकल जिसकी साइज ऑलरेडी कोलोइडल पार्टिकल की साइज के रेंज के इक्वल है। ध्यान से सुनेगा, मैक्रोमोलिकुलर का कोलोइड का मतलब क्या होता है, ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज ऑलरेडी कोलोइडल पार्टिकल की साइज का रेंज के ही हो, उन तरह के कोलोइड्स को क्या बोलते हो आप, मल्टी मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स कहते हो। देखिए मैंने थ्योरी लिखी है, इन दिस टाइप ऑफ कोलोइड्स द पार्टिकल इज ऑलरेडी इन कोलोइडल रेंज। तो जो पार्टिकल होंगे वो ऑलरेडी कोलोइडल रेंज के ही होंगे, ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं आप, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड कहते हो। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है आपके पास स्टार्च, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। जो आपके स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, इनको आप वाटर के अंदर ऐड कर दो तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है डिस्पर्स फेज और ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। तो इन स्टार्च, प्रोटीन और एंजाइम की जो पार्टिकल साइज की जो रेंज होती है वो ऑलरेडी कोलोइडल पार्टिकल के रेंज के इक्वल होती है। तो इन्हें क्या बोल सकते हो आप, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड का एग्जाम्पल बोल सकते हो। नाउ नाउ नेक्स्ट है बहुत अच्छा है, एसोसिएटेड कोलोइड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एसोसिएटेड कोलोइड, देखिए एसोसिएट होना मतलब कि एग्रीगेट होना। तो इससे आप ये मत समझना कि ये मल्टी मोलिकुलर के इक्वल है, मल्टी मोलिकुलर ये सेम नहीं है। मल्टी मोलिकुलर में क्या हो रहा था, पार्टिकल्स सारे एग्रीगेट हो रहे थे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ना है इसको, देखो हम समझाता हूँ वन बाय वन आपको।
एसोसिएटेड कोलेट्स को क्या बोलते हो आप, मिसेल्स नाम भी देते हो। क्या नाम देते हो, मिसेल्स नाम देते हो। मिसेल्स नाम सुनते ही आपको 10th क्लास की याद आई होगी, क्योंकि ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए समझिए, जो सोप होता है, सोप का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट की अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो सारे आपको C17 कार्बन, जो 17 कार्बन दिख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये सारे कार्बन है यहाँ पर आपके, ठीक है, इस तरह से कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और जो आगे वाला पोलर पार्ट है वो ये रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पोलर पार्ट है, आगे वाला जो पोलर पार्ट है, उसे बोलते हो आप हाइड्रोफिलिक ग्रुप। क्या बोलते हो आप, हाइड्रोफिलिक ग्रुप बोलते हो। और जो पीछे वाली कार्बन चेन है उसे क्या बोलते हो आप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बोलते हो। तो बहुत ध्यान से समझना इसे। जो आपके सोप के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सोप के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, और एक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। अब क्या करते हैं, अब ऐसे बहुत सारे सोप पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे सोप पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आपस में एग्रीगेट होते हैं, और किसका फॉर्म करते हैं, एक एसोसिएटेड कोलॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे फॉर्मेशन करते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ऑयल पार्टिकल है आपका ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑयल पार्टिकल ये आपका। तो इस ऑयल पार्टिकल में हुआ क्या, इस ऑयल पार्टिकल की, ऑयल पार्टिकल कैसा होता है, ऑयल पार्टिकल खुद एक कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो आपका सोप पार्टिकल था, उस सोप पार्टिकल के अंदर क्या होगा, ये भी क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो केमिस्ट्री की एक लाइन याद रखना कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, इस ऑयल पार्टिकल को बाइंड कर लेगा, क्या कर लेगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, इसे बाइंड कर लेगा। और बाहर क्या रह जाएंगे सारे आपके, बाहर क्या रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे आपके सारे हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एसोसिएट कोलाइड में दो तरह के एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक एंड क्या हो गया, देखिए ऑयल के अंदर पूरा बाइंड हो चुका है, इसको इसने पकड़ लिया है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट का है बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे सोप पार्टिकल्स ने आपस में एग्रीगेट होकर एक बड़ा कोलोइडल रेंज के साइज का पार्टिकल बनाया, जिससे आप क्या नाम देते हो, मिसेल्स नाम देते हो। क्या नाम देते हो, मिसेल्स नाम देते हो, ठीक है। तो मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड को डिफ्रेंशिएट करने का यही अच्छा तरीका है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोप पार्टिकल्स एसोसिएट होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड बनाते हैं, जिसे आप मिसेल नाम कहते हो। और जबकि मल्टीमोलिकुलर में क्या हो रहा था, मल्टीमोलिकुलर में मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल साइज की रेंज का पार्टिकल फॉर्म करते हैं, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है, ये सारे सोप पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होकर एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप मिसेल नाम देते हो, ठीक है। तो ये होता है मिसेल। अब कुछ थ्योरी मिसेल के ऊपर। These are the colloids in which at lower concentration of solute behave as normal electrolyte, but at higher concentration the solute particles associate together to form particles of colloidal range which are known as micelles। देखिए इतनी सारी थ्योरी लिखी, इस थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप क्या करो, घर पे एक कंटेनर भर के, पूरा बाल्टी भर के पानी लो, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा आप डिटर्जेंट ऐड कर दो, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिटर्जेंट डालो, फिर उसे अच्छे से घुमाओ। तो क्या वहां पर फ्रोथ जो झाग क्या क्रिएट हो सकते हैं, क्या नहीं क्रिएट होंगे। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट आपने बहुत कम लिया है। जब आपने बहुत कम अमाउंट में डिटर्जेंट लिया है, तो वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर क्या करेगा, वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, तो वहां पर फ्रोथ क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अब क्या करो, आप बहुत सारा डिटर्जेंट डालो, तब क्या होगा, ये बहुत सारे डिटर्जेंट पार्टिकल्स जो सोप पार्टिकल्स होंगे, वो आपस में कोलोइड होंगे, एसोसिएट होंगे, और क्या बनाएंगे, कोलोइडल रेंज का पार्टिकल बनाएंगे, जिससे क्या बोलोगे आप, एसोसिएटेड मिसेल बोलोगे, एसोसिएटेड कोलोइड बोल सकते हो, या फिर आप मिसेल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लस्टर बनाते हैं जिसे आप क्या नाम देते हो, मिसेल नाम देते हो, या फिर एसोसिएटेड कोलोइड नाम देते हो, ठीक है। तो ये होता है मिसेल। जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन में तो फ्रोथ क्रिएट नहीं हो रहे थे, डिटर्जेंट के लोअर कंसंट्रेशन फ्रोथ क्रिएट नहीं हो रहे थे, लेकिन हायर कंसंट्रेशन में वो एग्रीगेट होकर एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप क्या नाम देते हो, मिसेल देते हो। तो ये होता है एसोसिएटेड कोलोइड्स। यहाँ पर एक खास लाइन कि एक मिसेल जो पार्टिकल होता है, एक जो मिसेल बनता है, उसके अंदर समथिंग 100 मॉलिक्यूल सोप के हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर समथिंग
100 मॉलिक्यूल सोप के हो सकते हैं। वैल्यू को याद रखने लायक नहीं है, बस एक जनरल सी लाइन है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। देखो नाम में ही क्या है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हमने डिटर्जेंट थोड़ा सा ऐड किया तब फ्रोथ क्रिएट नहीं हुई थी, तब मिसेल क्रिएट नहीं हुए थे। मतलब कि एक फिक्स कंसंट्रेशन के अबोव ही मिसेल फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसी को टॉपिक को क्या नाम दिया गया है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन नाम दिया कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अबोव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स अकर। कि मतलब कि सॉल्यूट की एक मिनिमम कंसंट्रेशन के अबोव, उस सॉल्यूट की मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर ही मिसेल का फॉर्मेशन हो सकता है, उसे क्या नाम दिया गया है, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोला गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर। सिंपल सी चीज़ है, टी के है ये, ठीक है, टी कैपिटल है और के स्मॉल है, ठीक है, तो ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर बिलो विच मिसेल फॉर्मेशन कांट अकर। मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर की रेंज जिसके बिलो, जिसके नीचे मिसेल का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है, इसे क्या बोलते हो आप, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हो। तो आई होप आप अब में कोलोइडल सॉल्यूशन के डिफरेंशिएशन को समझ गए होंगे कि हमने इनके पार्टिकल्स को, कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट करने का तरीका सीखा। फर्स्ट हमारा था डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इसके बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया। फिर हमने ये सीखा कि डिस्पर्स फेज जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, उसके पार्टिकल साइज की रेंज के बेसिस पे हम कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और फिर हमने ये सीखा कि एसोसिएटेड कोलोइड क्या होते हैं, मिसेल कैसे फॉर्म होते हैं। और फिर हमने ये देखा कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, कि एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके बिलो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसके अबोव ही मिसेल का फॉर्मेशन हो सकता है, उसे क्या कहते हो आप, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हो। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो मिसेल का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है, उसे क्या कहते हो आप, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हो। नाउ आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। और वन मोर थिंग, इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे मूव करूंगा। ठीक है, तो आई होप आप वो खुद पढ़ सकते हो। और आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको सही लगा, अच्छा लगा है और आपको टॉपिक समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिए। प्लीज़ आप रिव्यू दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, आपको कोई क्वेरी हो तो वो लिखिए, मैं आपको एट अ टाइम आंसर दूंगा। ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।